अगर आपने नोरा फतेही का न्यू सॉन्ग सर के चुनरिया बैन होने से पहले सुन लिया है तो वेलकम टू दिस वीडियो। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे पैटर्न के बारे में है जो सिर्फ बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है और पूरी ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चलता आ रहा है। और इस सब की बात हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसका मेन प्राइम एग्जाम्पल है नोरा फतेही का ये सॉन्ग, जो कि रिलीज होते ही वायरल नहीं हुआ बल्कि कंट्रोवर्शियल हो गया और लोगों ने इसे क्या कुछ नहीं कहा, वल्गर, सेक्सुअली सजेस्टिव और ऑब्सीन तक बोल दिया और इस पे कंप्लेन तक फाइल हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन तक। और इस गाने पे इतना ज्यादा प्रेशर बना कि इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्विस्ट तब आता है जब नोरा फतेही खुद सामने आकर बोलती है कि मुझे इस हिंदी वर्जन के लिरिक्स का कोई आइडिया ही नहीं था। मैंने ये गाना 3 साल पहले कन्नड़ा वर्जन में शूट किया था और सबसे शॉकिंग बात यह कि उनका कहना है उनकी परमिशन के बिना उनका फेस और AI जनरेटेड इमेजेस यूज किए गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक्ट्रेस को पता ही नहीं होता कि उनका काम किस तरह यूज किया जा रहा है। We have little power. We have little control. Certain industries, they don't listen. They don't care about my opinion. या फिर इस इंडस्ट्री का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट पे एक्टर का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। लेकिन चलो थोड़ा इसे जूम आउट करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक गाने की नहीं है, ये एक पूरे पैटर्न का पार्ट है। आप हॉलीवुड की म्यूजिक वीडियोस देख लो, चाहे वो कार्डी बी हो या निकी मिनाज या फिर रिहाना, उनके सॉन्ग्स में भी सेक्सुअलिटी, बोल्ड विजुअल्स और अट्रैक्शन का हैवी यूज होता है। और सिर्फ हॉलीवुड नहीं बल्कि कोरिया के K-pop में भी गर्ल ग्रुप्स को स्पेसिफिकली स्टाइलिंग, कोरियोग्राफी और कैमरा एंगल्स के थ्रू विजुअल अपील के लिए डिजाइन किया जाता है। और बॉलीवुड में ये ट्रेंड बहुत ही पुराना है और आइटम सॉन्ग का कॉन्सेप्ट ही इसी पर बेस है। और आप सलमान भाई की मूवीज उठा लो, मूवी रिलीज होने से पहले आइटम सॉन्ग रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये होता क्यों है, और इसका सिंपल आंसर है अटेंशन। क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रूल है जो दिखेगा वो बिकेगा। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली अट्रैक्शन और सेक्सुअलिटी पर फास्ट रिएक्ट करता है। मतलब अगर कोई कंटेंट थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा प्रोएक्टिव है, वो ही इंस्टेंटली क्लिक्स और व्यूज पाएगा। और आज के डिजिटल एरा में जहाँ पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन एक्सट्रीम है, वहाँ पर क्रिएटर और प्रोड्यूसर्स को कुछ ऐसा चाहिए होता है जो इंस्टेंटली हुक करे। और इसीलिए ऐसे गाने बनते हैं जहाँ पर लिरिक्स डबल मीनिंग हो और विजुअल्स आई कैचिंग हो और उसकी कोरियोग्राफी वायरल फ्रेंडली हो। और इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि इसका प्राइम यूजर कौन है। आंसर है यूथ, मैं, आप सभी लोग, स्पेसिफिकली एज जिनकी 15 से 30 के बीच में है, जो सबसे ज्यादा रील्स बनाते हैं और ट्रेंड फॉलो करते हैं। और वही लोग वायरल कंटेंट को पुश करते हैं। और इसीलिए आप नोटिस करोगे कि ऐसे गाने रिलीज होते ही रील्स पर वायरल हो जाते हैं और ट्रेंड करते हैं। लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी काम करती है? और शॉर्ट टर्म में यस, बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, सॉन्ग वायरल होते हैं, फिल्म का प्रमोशन हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये रिस्की है, क्योंकि जैसे ही पब्लिक को लगता है कि ये कंटेंट टू मच हो गया है तो बैकलैश स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसी केस में हुआ, कंप्लेंट्स, बैन, क्रिटिसिज्म और ये सब कुछ एक ही साथ। और बात इतनी बढ़ गई कि गवर्नमेंट तक को इंटरवेन करना पड़ा और सॉन्ग रिमूव करना पड़ा। और अब एक और एंगल समझते हैं कि बॉलीवुड में इतने आइटम सॉन्ग बनते क्यों हैं। और अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये एक मास अट्रैक्शन टूल बना रहा है। ये लोग फिल्म के बीच में एक ऐसा हाई एनर्जी डांस नंबर ऐड कर देते हैं जिसके अंदर एक पॉपुलर फेस हो और कैची म्यूजिक हो, और इससे ऑडियंस इंस्टेंटली इंगेज हो जाती है। लेकिन आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि लाइन ब्लर हो गई है बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन। और इसी वजह से कंटेंट जब ज्यादा एक्सप्लिसिट हो जाता है तो पब्लिक रिएक्ट करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया की डिफरेंट इंडस्ट्रीज इसे अलग नजरिए से देखती है। जैसे कि हॉलीवुड में इसे आर्टिस्टिक फ्रीडम या फिर बोल्ड एक्सप्रेशन के नाम से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन हमारी कंट्री इंडिया में कल्चरल सेंसिटिविटी ज्यादा है और इसी वजह से बैकलैश भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। लेकिन सच ये भी है कि ऑडियंस कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब वही लोग जो पब्लिक में क्रिटिसाइज करते हैं वो सीक्रेटली ऑनलाइन उसी कंटेंट को कंज्यूम भी करते हैं। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन में पूरी इंडस्ट्री चल रही है। और अब लास्ट और सबसे ऑनेस्ट बात, क्या नोरा को फर्क नहीं पड़ता? देखो, रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। नोरा फतेही जैसे आर्टिस्ट का करियर ही बेस है डांस और परफॉर्मेंस पर। और ये मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, ना कि गलत वे में। तो उन्होंने पहले भी बोल्ड सॉन्ग किए हुए हैं, जैसे कि दिलबर, गर्मी, ओ साकी साकी। लेकिन इस केस में उनका क्लेम है कि उन्हें फाइनल वर्जन का कंट्रोल नहीं था। और अगर ये सच है तो प्रॉब्लम सिर्फ आर्टिस्ट की नहीं बल्कि सिस्टम की भी है। तो एंड में सवाल आपके लिए, क्या ऐसे सॉन्ग इंडस्ट्री के लिए एक नेसेसरी पार्ट है, या फिर ये ऐसा शॉर्टकट है जो टेम्पररी फेम देता है? और क्या यूथ का अट्रैक्शन ही इस सिस्टम को चलाता है, या फिर हमारी इंडस्ट्री ही उन्हें ऐसे कंटेंट की आदत डाल रही है? तो कमेंट में ऑनेस्टली बताना, क्योंकि असली डिस्कशन वहीं से शुरू होता है।